भारत का सबसे युवा राज्य तेलंगाना भाजपा, बीआरएस और कांग्रेस के जोरदार प्रचार के बाद आज मतदान के लिए तैयार है। 2014 में अपने गठन के बाद से ही तेलंगाना की सबसे कठिन लड़ाई हो सकती है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और सत्तारूढ़ बीआरएस सुप्रीमो केसीआर सहित शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं का हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार देखा गया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने 35,655 मतदान केंद्रों के लिए 1.85 लाख से अधिक कर्मियों को तैनात करके सुचारू मतदान की व्यवस्था की है। 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए विधायकों का चुनाव करने के लिए कुल 3.17 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र है। 119 निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कोलकाता में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान को वस्तुतः हरी झंडी दिखाई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए के प्रावधानों को लागू करने के केंद्र के संकल्प पर जोर देते हुए कहा कि हिंदू शरणार्थियों को इसका अधिकार है। उन्होंने कहा, सीएए एक कानून है, हम सीएए लागू करेंगे। हिंदू शरणार्थियों का इस जमीन पर अधिकार है जैसे आपका और मेरा है। शाह ने किसी तारीख का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनकी टिप्पणी कनिष्ठ गृह मंत्री अजय मिश्रा द्वारा बंगाल में मटुआ समुदाय के सदस्यों को बताए जाने के 3 दिन बाद आई है कि नियम अगले साल मार्च तक तैयार किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का आदेश जारी किया। गृह मंत्रालय का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को केंद्र सरकार को नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने की मंजूरी देने के बाद आया है। वो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली के मुख्य सचिव को नियुक्त करने की शक्ति है और इस शक्ति में सेवानिवृत्त अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति भी शामिल है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके विचार प्रथम दृष्टया प्रकृति के हैं, जो अगस्त में अधिसूचित केंद्र के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम की वैधता पर संविधान पीठ के फैसले के अधीन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कोलकाता में एक मेगा रैली को संबोधित करने के तुरंत बाद भाजपा नेता राजू बिस्ता ने एएनआई से बात की और कहा कि टीएमसी निराश है और केवल एक ही व्यक्ति है जो पश्चिम बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंकने का साहस रखता है और वो गृह मंत्री अमित शाह है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने उन्हें न्याय दिलाने और बंगाल की गरिमा को फिर से स्थापित करने के लिए उन पर अपना भरोसा और विश्वास जताया है। ये टीएमसी की बौखलाहट है और अमित शाह जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये टीएमसी भी जानती है कि टीएमसी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं। और आज पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता उनको प्रेम करती है, उनका स्वागत करती है और जनता ये अपेक्षा रखती है कि यही व्यक्ति है जो उनको न्याय दिला सकता है, बंगाल की गरिमा को पुनः स्थापित कर सकता है। और इस बात को लेकर के टीएमसी के अंदर में बौखलाहट है। टीएमसी के आधा दर्जन से ज्यादा जो है इनके नेता जेल में है, बचे हुए जाने वाले हैं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव तक टिक पाएंगे, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कुछ लोगों का काम केवल राजनीति करना है और नकारात्मकता फैलाना है। उनको ऐसा करने दीजिए, हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और घोटाले देकर गए। हमने कांग्रेस के घोटाले से मुक्ति दिलाई और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया और अब विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। देखिए, कुछ लोगों का काम केवल राजनीति करना और नकारात्मकता नेगेटिविटी फैलाना है, उनको वो करने दीजिए। हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था देकर गए थे, ये घोटाले देकर गए थे। हमने कांग्रेस के घोटालों से भी मुक्ति दिलाई, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और अब
विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक ही संकल्प, विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। अगले 25 साल तक इसी को ही जीना है, इसी के लिए काम करना है और हर भारतीय के अंदर ये भावना पैदा करनी है कि हमारे उन युवा साथियों ने तो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया था, हम विकसित भारत बनाने के लिए योगदान देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय राजधानी में चुनावी राजनीति में अपने 50 वर्षों के सम्मान में अभिनंदन खंड की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बात की और पुस्तक में योगदान देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पुस्तक के संदेश ने उन्हें काफी प्रभावित किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र, राज्य और देश के लोगों के लिए जो कुछ भी किया है वो उन पर लोगों के विश्वास के कारण संभव हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, अपने राज्य और अपने देश के लोगों के लिए जो योगदान दे पाया हूँ वो मतदाताओं और पार्टी नेताओं द्वारा मुझ में दिखाए गए विश्वास के कारण है। जब मुझे विधायक चुनाव लड़ने के लिए चुना गया था तब मैं केवल 29 साल का था। चुनावी राजनीति में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 50 वर्षों के सम्मान में अभिनंदन समारोह की एक पुस्तक के विमोचन को संबोधित करते हुए कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर उन सभी संस्थानों, प्रणालियों और सिद्धांतों को नष्ट करने का आरोप लगाया जिनके द्वारा भारत विकसित हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में सोनिया गांधी ने कहा, उन्होंने हमेशा पार्टी संगठन को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा है, चाहे उनके सहयोगी की स्थिति कितनी भी ऊंची या नीची क्यों ना हो। खड़गे जी हमेशा सहयोगी रहे हैं। आज वो कांग्रेस पार्टी को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर रखते हैं। एक मजबूत संगठनात्मक नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त है। Those in power, unhinged from constitutional and institutional values, are subverting or demolishing all those institutions, systems and principles by which India has thrived since our independence. No matter how high or low the status of his colleagues, Kharge ji is always consensual and collaborative. To me personally, Kharge ji has been a wise companion and a pillar of strength. He has shared many of my burdens with stoic courage, unwavering kindness, and sharp wit. Today, he helms the Congress Party at a crucial juncture. Those in power, unhinged from constitutional and institutional values, are subverting or demolishing all those institutions, systems, and principles by which सद्गुरु जग्गी वासुदेव दुबई में COP28 में महत्वपूर्ण पैनल चर्चाओं की एक श्रृंखला में भाग लिए। शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हुए सद्गुरु ने कहा कि COP28 को महत्व देने के लिए भारी भरकम नेताओं की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण लोग आएंगे और वो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी COP28 को महत्व देने के लिए भारी भरकम नेताओं की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। चर्चा और इन चीजों को आगे ले जाने के संदर्भ में जो टीमें काम करती हैं वो टीमें निश्चित रूप से वहां होंगी। The teams will come, the nation's teams will come, significant people will come and they will take the conversation forward. But still the presence of heavyweight leaders is important to give that significance to COP28. If you don't give that significance to a given assembly of people, then the significance of the event itself may go down and in future the COP, whatever 29, 30 that comes, may not find the necessary significance if world leaders choose to opt out of it. In that sense, I am saying this is a big loss. But in terms of discussions and taking these things ahead, I think that it is the teams which do the work, those teams will definitely be there. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 30 नवंबर और 1 दिसंबर को दुबई की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे, जो जलवायु परिवर्तन पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो उत्सर्जन को कम करने और चरम मौसम की घटनाओं से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन पर केंद्रित होगा।
विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों के 28वें सम्मेलन का उच्च स्तरीय खंड है। विशेष रूप से COP28 संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की दुबई यात्रा के बारे में बात करते हुए UAE में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी अब से 24 घंटे से भी कम समय में पहुंचेंगे। UAE ने नवीकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी और कंपनियों में से एक है जो हरित हाइड्रोजन में काफी निवेश कर रही है। Honorable Prime Minister will be arriving in less than 24 hours from now, and we are not only well prepared, but we are all looking forward to the visit. India has accomplished a lot in the climate change area. Honorable Prime Minister will be arriving in less than 24 hours from now, and we are not only well prepared, but we are all looking forward to the visit because this is a significant occasion, COP28. Last time he attended COP was in Glasgow, and I think since then India has accomplished a lot in the climate change area, and you would have seen that in the G20 leaders' statement there was a substantial content on climate change. Sir, what according to you is the significance of UAE holding this conference in particular? If you can talk about that. I would say that UAE has played a big role in renewables. One of their major entities, Masdar, has been investing a lot of तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने आज SR नगर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ANI को बताया कि पूरे राज्य में मतदान तेजी से चल रहा है। उन्होंने निवासियों से बाहर आकर मतदान करने का आग्रह किया। विकास राज ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सुबह 7 बजे से हम बड़ी कतारें देख रहे हैं। वोटिंग तेजी से चल रही है। मैंने स्वयं और मेरे परिवार ने मतदान किया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो घर से बाहर आए और मतदान करें। Since 7 o'clock in the morning, we have started seeing long queues at very interior places also. We have got long queues from Mahbubabad, we got long queues from Asifabad. Of course, urban areas also it has started. So polling is going on briskly. Every place it is very peaceful, and I request all the voters to please join and vote. I have just now cast my vote along with my family, so I request everybody to come and join.